जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम है श्वसन। ठीक है बच्चों, ये इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 वीडियो है बच्चों। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो इस तरह के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लगभग 25 ऑब्जेक्टिव मैंने पहले वीडियो में डाल दिया है। ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें मैं बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन को करूंगा। और याद रखिए बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ईयर वाइज पूछे गए हैं और हम उन्हीं पूछे हुए क्वेश्चन पर ही डिस्कस करेंगे बच्चों। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेट हो बच्चों। और लाइक करने से हम लोग थोड़ा सा इंस्पायर होते हैं, हम लोगों की इच्छा और ज्यादा होती है वीडियोस बनाने की, और हम लोगों को थोड़ा सा बल मिलता है कि नहीं, ऑडियंस हमारे साथ है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा इससे मोटिवेट होंगे बच्चों, और ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो ठीक है, चलिए देर न करते हुए फटाफट से हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कल जैसा कि मैंने अपना वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन श्वसन कैसी अभिक्रिया है, जिसपे मैंने बताया था ऑक्सीकरण, दहन या रासायनिक अभिक्रिया, ये बता दिया था। ये श्वसन गलत हो गया। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? पायरुविक अम्ल, ये भी मैंने समझा दिया है। किण्वन कैसा श्वसन है? अवायवीय श्वसन, ये भी समझा दिया है। स्थलीय और जलीय श्वसन में किस प्रकार ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, ये भी समझा दिया है कि जलीय श्वसन में गलफड़े के द्वारा और स्थलीय श्वसन में फेफड़ा और ट्रेकिया के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद पांचवा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया को क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हुआ। मछली किस अंग के द्वारा सांस लेती है? गलफड़े के द्वारा। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या? ट्रेकिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। और ये 9वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में दर्द होने लगता है, क्यों? ये भी समझा दिए हैं। क्योंकि अत्यधिक व्यायाम के दौरान शरीर को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाने के कारण कोशिकाओं के अंदर अनाक्सी शोषण होता है, जिससे हमारा लैक्टिक अम्ल बनता है, और लैक्टिक अम्ल कोशिकाओं में जमा हो जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है और दर्द का अनुभव होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में बता दिया बच्चों। और 10वां नंबर जो क्वेश्चन है कि ग्लूकोज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये भी मैंने बता दिया कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में, ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग क्या है या विभिन्न विधियां क्या है। तो मैंने कल बताया है कि 3 चरण में होती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज बदल जाएगा इथेनॉल और CO2 में और ऊर्जा मुक्त होगा। जब ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलेगा तो ग्लूकोज का जो पायरुवेट है वो बदल जाएगा लैक्टिक अम्ल में, और मांसपेशियों में दर्द होगा, क्रैम्प होगा। और जब ऑक्सीजन, ये गौ नंबर होगा बच्चों, और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो ग्लूकोज पायरुवेट में बदलेगा, और उसके बाद पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के बाद CO2 बनेगा, जल बनेगा। ये लिखना भूल गया, इसको उतार देख लीजिएगा। CO2 और जल बनेगा और ऊर्जा मुक्त होगा। ये सारा क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया बच्चों। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है 11 नंबर से लेके सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग आज इसी वीडियो में फाइनल करने वाले बच्चों। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इससे बाहर का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य का श्वसन अंग क्या क्या है। ये पूछा 14 में, 21 में, 23 में। तो याद रखिए बच्चों, जो मछली का श्वसन अंग है वो गलफड़ा है। मछली गलफड़ा के द्वारा सांस लेती है। मच्छर का ट्रेकिया है। केचुआ जो है वह त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। केचुआ अपनी नम त्वचा से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 का बाहर छोड़ता है बच्चों। और मनुष्य फेफड़ा से श्वसन की क्रिया करता है। तो हमारा जो श्वसन अंग है, इसमें मेन अंग ये हो गया बच्चों। जो जलीय जीव होता है वो गलफड़ा से कर रहे हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो ट्रेकिया या फिर श्वास नली से श्वसन करते हैं। केचुआ नम त्वचा के द्वारा
और मच्छर फेफड़े के द्वारा श्वसन क्रिया को करता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने 12वें नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों, श्वसन और दहन में अंतर लिखे। ये क्वेश्चन 2014, 2020 और 2022 में पूछा गया है। 2014, 2020, 2022 में श्वसन क्या है और दहन में अंतर लिखना। श्वसन और दहन में अंतर, तो ये मैंने लिख दिया श्वसन, ये मैंने लिख दिया इधर दहन, इसमें अंतर लिखना। तो देखिए बच्चों, श्वसन क्या है, श्वसन कोशिकाओं में संपन्न होने वाली क्रिया है, कोशिकाओं में संपन्न होती है। श्वसन जैविक क्रिया है और दहन जो है बच्चों वो अकोशिकीय और अजैविक क्रिया है। यानी श्वसन कोशिकीय क्रिया है जो कोशिका के अंदर होती है और जैविक क्रिया है, और दहन जो है वह अजैविक क्रिया है और यह अकोशिकीय है, इसका कोशिका से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बच्चों, पहला अंतर ये हो गया। दूसरा, श्वसन धीमी गति से होती है और दहन जो है बच्चों वह बहुत तेजी से होती है। श्वसन धीमी गति से होने वाली क्रिया है और दहन तीव्र गति से होने वाली क्रिया है। और श्वसन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है बच्चों, श्वसन के लिए एंजाइम चाहिए जबकि दहन के लिए कोई एंजाइम नहीं चाहिए। श्वसन में ऊर्जा जो है ना बच्चों धीरे धीरे मुक्त होती है और दहन में ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। तो ये श्वसन और दहन के अंतर है बच्चों। श्वसन कोशिकाओं में संपन्न होने वाली क्रिया है, ठीक है, और ये जैविक क्रिया है। दहन जो है कोशिकाओं के अंदर नहीं होती है, कोशिकाओं के बाहर होती है। और ये अजैविक क्रिया है क्योंकि ये मृत वस्तु में भी होती है। उसके बाद यह धीमी गति से होती है श्वसन, या काफी तीव्र गति से होती है दहन की क्रिया। इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है और दहन में कोई एंजाइम नहीं चाहिए। श्वसन के लिए एंजाइम चाहिए, दहन के लिए कोई एंजाइम नहीं चाहिए। और श्वसन में जो है ना बच्चों ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होती है, जबकि दहन में ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है, पूरी ऊर्जा एक साथ मुक्त हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वो क्या है, ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर लिखने बोला है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीश्वसन को कहते हैं वायवीय और अनऑक्सी को कहते हैं अवायवीय में अंतर लिखने बोला है। तो देखिए पहला अंतर होगा यह ऑक्सीश्वसन यानी वायवीय श्वसन जो है इसको वायवीय भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको हम लोग अवायवीय भी लिख सकते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। वायवीय और अवायवीय, ये वी जो है ना बच्चों ये इधर से नहीं होगा, ये आपको वायवीय इधर से होता है बच्चे, वायवीय। ठीक है, अवायवीय और वायवीय श्वसन। ठीक है, तो ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में पहला नाम पता चला, ऑक्सीश्वसन है इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए और अनऑक्सीश्वसन इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। पहला अंतर हो जाएगा, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो ऑक्सीश्वसन, और जो बिना ऑक्सीजन के होता है उसको हम लोग अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। यानी ऑक्सीश्वसन को वायवीय भी कहते हैं। वायु का मतलब ही होता है बच्चों ऑक्सीजन। जिस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता हो उसको हम लोग ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन कहेंगे। जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है, उसको अनऑक्सीश्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। पहला अंतर ये हो गया बच्चों। दूसरा अंतर होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीश्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसमें ऊर्जा अधिक मुक्त होती है, लेकिन अनऑक्सीश्वसन में ऑक्सीश्वसन यानी वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होती है। यानी जो ये जो श्वसन है वायवीय श्वसन, ये वाला श्वसन या ऑक्सीश्वसन, उसमें ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीश्वसन में एटीपी होगा बच्चों, एटीओ लिखा गया है, एटीपी होगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके 38 अणु बनते हैं। और अनऑक्सीश्वसन में एटीपी के 2 ही अणु बनते हैं। याद रखिएगा, एटीपी के कितने अणु बनते हैं अनऑक्सीश्वसन में? 2 अणु बनते हैं। इस चीज को माइंड में रखिएगा बच्चों, 2 अणु बनते हैं, इसलिए इसमें ऊर्जा कम मुक्त होती है, इसमें ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि इसमें एटीपी के ज्यादा अणु भी बनते हैं। इसका उत्पाद CO2 और जल है। यानी ऑक्सीश्वसन में मेन रूप से क्या बनता है, मुख्य उत्पाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जबकि अनऑक्सीश्वसन में मुख्य उत्पाद है एथिल एल्कोहल यानी इथेनॉल और CO2। ठीक है, ये भी इसका तीसरा अंतर हो गया। और ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जबकि अनऑक्सीश्वसन वह कोशिका द्रव के अंतर्गत होता है। तो ये क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को कि ऑक्सी और ऑक्सी में क्या अंतर है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है बच्चों, इसमें ऊर्जा अधिक मुक्त होती है, अवायवीय में ऊर्जा कम मुक्त होती है, कम लिखा है, काम हो गया। ठीक है, इसमें एटीपी के 38 अणु बनते हैं
ऑक्सी श्वसन में या वायवीय श्वसन में इसीलिए ऊर्जा ज्यादा मुक्त होती है। इसमें मात्र 2 अणु बनते हैं एटीपी के, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के। इसका उत्पाद जो है, मुख्य उत्पाद CO2 है और जल है। ठीक है बच्चों, CO2 है और जल है। इसका मुख्य उत्पाद एथिल एल्कोहल है और कार्बन डाइऑक्साइड है। मेन इसका एथिल एल्कोहल ही है, समझे बच्चों, जिसको हम लोग इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। और ऑक्सीशोषण जो है ना बच्चों, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और अनऑक्सीशोषण बच्चों कोशिका द्रव के अंतर्गत होता है। तो ये हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन फाइनल होता है बच्चों। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों का दोनों। हालांकि वीडियो का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चों, इसी को ध्यान में रखिएगा आप लोग। कुछ जीवों के नाम लिखे जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो अवायवीय श्वसन बच्चों किस किस में होता है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन होता है फीता कृमि में, कवक में, गोल कृमि में, कॉलिस्ट्रीडियम में और बैक्टीरियाइडस में। इन सब चीजों में क्या होता है बच्चों, इन सब जीवों में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ये 2015-2018 में पूछा है। यानी इनके श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किन किन के श्वसन के लिए, फीता कृमि, याद रखिएगा, दो तो याद ही रहेगा जो हमारे पेट के अंदर होता है, फीता कृमि और गोल कृमि, कवक, कॉलिस्ट्रीडियम और बैक्टीरियाइडस। ठीक है बच्चों, इन सब जीवों के लिए किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन की आवश्यकता, किसी भी सोर्स के रूप में ऑक्सीजन की आवश्यकता हम लोगों को नहीं, इन लोगों को नहीं होती है। ठीक है बच्चों, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 15 में और 18 में, इन सभी जीवों को। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। कुछ जीवों के नाम बताए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। यानी कुछ ऐसे जीवों का नाम लिखना है जिनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो याद रखिए, फीता कृमि, कवक, गोल कृमि, कॉलिस्ट्रीडियम और बैक्टीरियाइडस, ये कुछ ऐसे जीव है बच्चों जिनके श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी जीव जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन भी VBI है। श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखने बोला बच्चों, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखे। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर कब समझा जाए, तो श्वसन जो है एक जैव रासायनिक क्रिया है जो जीवों के सजीव वस्तुओं, जीवों के कोशिकाओं के अंदर होती है, और श्वासोच्छ्वास एक यांत्रिक क्रिया है बच्चों। ठीक है, श्वसन एक जैविक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है, और श्वासोच्छ्वास एक रासायनिक यांत्रिक क्रिया बच्चों। ठीक है, दूसरा होता है इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन होता है, लेकिन श्वासोच्छ्वास में, इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। श्वसन क्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन श्वासोच्छ्वास के द्वारा किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। श्वसन की ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके CO2 बनाता है। यानी मुख्य रूप से श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है, लेकिन श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर होता है बच्चों। श्वसन बहुत मंद गति से होता है, एक मंद क्रिया है, और जो श्वासोच्छ्वास है यह तीव्र गति से होता है, जिसके द्वारा CO2 अंदर आना, बाहर निकलना, और O2 अंदर आना शामिल है इसमें। ठीक है, प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों का सम्मिलित रूप श्वासोच्छ्वास कहलाता है, जिसमें CO2 अंदर आता है और O2 बाहर जाता है। तो क्लियर हो गया, श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है ये, और श्वासोच्छ्वास यांत्रिक क्रिया है। और श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है, श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर होता है। श्वसन मंद क्रिया है, श्वासोच्छ्वास तीव्र क्रिया है। ठीक है बच्चों, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम देखते हैं अगले 2 क्वेश्चन को, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या क्वेश्चन, किण्वन क्या है, क्या है बच्चों, किण्वन क्या है, और इसका समीकरण लिखिए। देखिए, सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं द्वारा जटिल कार्बन के यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को, जटिल कार्बन के यौगिकों या कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की क्रिया किण्वन कहलाती है। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी ईस्ट हो गया, या फिर कोई कवक हो गया, या कोई सूक्ष्म जीव हो गया, उसकी मौजूदगी में जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक, इनको हम लोग धीरे धीरे करके सरल कार्बनिक यौगिक में बदलते हैं, और इस जटिल कार्बनिक यौगिक को धीरे धीरे करके सरल कार्बनिक यौगिक में बदलने की क्रिया को हम लोग कहते हैं
किण्वन। जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में धीरे धीरे बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको हम लोग। और जैसे दूध से दही बनना, ऐसा नहीं कि जैसे हमने दही में दूध में दही का जोड़न डाला तुरंत जम जाता है, ऐसा बात नहीं है, समय लेता है। तो धीरे धीरे करके क्रिया होती है और वह दही में चेंज हो जाता है। उसी तरह गन्ने के रस से सिरका का बनना या गन्ने के रस से शराब बनना, फलों के रस से शराब बनना, इन सभी क्रियाओं को हम लोग किण्वन के अंदर रखते हैं। यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा या फिर किसी प्रकार के जीवाणु के द्वारा, किसी प्रकार के ईस्ट के द्वारा किसी भी जटिल कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे करके अगर हम सरल कार्बनिक यौगिक में चेंज करते हैं बच्चों, तो इस क्रिया को कहते हैं किण्वन। जैसे कि मान लीजिए C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये आपको ये ईस्ट की मौजूदगी में इसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है बच्चों, ये ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और उसके बाद वो बनाता है C2H5OH, जिसको हम लोग एथिल एल्कोहल कहते हैं। एथिल एल्कोहल कहते हैं या इसको हम लोग इथेनॉल कहते हैं। ये दो बार लिखा गया, ये एक ही बार होगा। C2H5OH एथिल एल्कोहल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगा और एनर्जी मुक्त करेगा बच्चों। तो ये क्रिया जो है, ये क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? ये किण्वन कहलाती है। तो देख लीजिए C6H12O6 एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो उससे छोटा सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाता है और CO2 मुक्त करता है। याद रखिएगा, किण्वन क्रिया के द्वारा हमेशा कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। इस चीज को भी माइंड में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ये जो ग्लूकोज है, जिसको हम शर्करा का रूप भी कहते हैं, वह ईस्ट की मौजूदगी में, ठीक है, जिसपे मिठास आता है, जैसे मान लीजिए गन्ने का रस, शर्करा, ग्लूकोज, उसको ईस्ट की मौजूदगी में अगर हम लोग किण्वन कराएंगे तो इस क्रिया द्वारा एथिल एल्कोहल बनेगा, इसको हम लोग इथेनॉल कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, एनर्जी भी मुक्त होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्रिया किण्वन के अंतर्गत आता है। तो क्लियर हो गया। सूक्ष्म जीवों या किसी भी सूक्ष्म जीवों या फिर कोई जीवाणु, कोई कवक की मौजूदगी में जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना, लेकिन धीरे धीरे बदलना किण्वन कहलाता है। जैसे दूध से दही जमना, गन्ने के रस से सिरका बनना। ठीक है, हालांकि गन्ने के रस का सूत्र भी C6H12O6 होगा, क्योंकि उसमें भी ग्लूकोज रहता है। इसको अगर हम लोग ईस्ट के द्वारा ऑक्सीजन कराएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट के द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे, यानी तो जाके हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? एथिल एल्कोहल यानी इथेनॉल प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, और ये इथेनॉल क्या होगा? किण्वन क्रिया के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस समीकरण थोड़ा गलत लिखा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये वाला आपका नहीं होगा, ये मिस्टेक आ गया, दोबारा लिखा गया। ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ C6H12O6 है, ईस्ट या ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं हम लोग, तो C2H5OH बन रहा है, जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग इथेनॉल कहेंगे। एथिल एल्कोहल का दूसरा नाम IUPAC नाम होता है, इथेनॉल, इंटरनेशनल नाम। ठीक है बच्चों, इथेनॉल प्राप्त होता है और CO2 गैस भी मुक्त होता है। तो याद रखिए, किण्वन क्रिया के द्वारा CO2 गैस भी हमारा मुक्त होता है। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। 17वां नंबर का समझते हैं, श्वसन क्या, जो 2021 में चाहिए। देखिए, ये 2019 और 22 दोनों में पूछा है, और श्वसन पूछा 2021 में, या श्वसन की परिभाषा दे। देखिए, श्वसन ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है, यानी मनुष्य या कोई भी जीव जंतु में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन है, जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और यह ऑक्सीजन शरीर के अंदर कोशिकाओं तक पहुंचता है और यह ग्लूकोज से अभिक्रिया करके ऊर्जा मुक्त करता है और CO2 गैस मुक्त करता है। CO2 सांस द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जो ATP अणु के रूप में जमा रहती है, यह श्वसन कहलाती है। यानी श्वसन क्या? श्वसन के द्वारा हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है और इस क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं बाहरी वातावरण से, और यह ऑक्सीजन शरीर के अंदर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचती है और कोशिकाओं में जो ग्लूकोज मौजूद है, जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, उससे क्रिया करती है और ऊर्जा मुक्त करती है तथा CO2 गैस बनाती है। CO2 गैस सांस के द्वारा हमारा बाहर निकल जाता है और जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में ATP अणु, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अणु के रूप में जमा रहती है, जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन को। 18वां 19 देख लेते बच्चों, दोनों BBI है और दोनों एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
तो 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो ना, कार्बोहाइड्रेट का विघटन यानी टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हम भोजन करते हैं, वो भोजन हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो भोजन जाता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट टूटता है। ठीक है बच्चों, इस टूटने की क्रिया को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हम लोगों को किससे आती है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को वो ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और यह शरीर की, यह शारीरिक गतिविधियों में देखिए, ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो हमारे शरीर के अंदर एक डॉट हो रहा है। हाँ, ये जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, ये ग्लूकोज होगा। जो एनर्जी मिलती है, देखिए ग्लाइकोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। कैसे हो गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो टूट रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें ग्लूकोज से मिलता है। ठीक है बच्चों, और शरीर की गतिविधियों में जो ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है, वो 10 सेकंड से लेके 2 से 3 मिनट तक होती है। 10 सेकंड, मिनिमम 10 सेकंड होगा, अधिक से अधिक 2 से 3 मिनट तक होगी। क्योंकि जितना ज्यादा जटिल कार्बोहाइड्रेट रहेगा, जितना ज्यादा मात्रा में रहेगा, उतना समय वो टूटने में लेता है। तो 2 से 3 मिनट तक चलता है। और यह प्रक्रिया कोशिका दर में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है कोशिका दर में होती है, और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कार्बोहाइड्रेट जो टूटता है वह हमारा कोशिका दर में होता है, कोशिका के बाद, मतलब कोशिका के अंदर जो होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। कोशिका दर में कार्बोहाइड्रेट टूटता है। और टूटने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन कोशिका तरफ से, सॉरी टूटने के लिए इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसको ग्लूकोज से मिलता है। ठीक है बच्चों, और ये हमारे शरीर में कितना देर चलता है, 10 सेकंड से लेके 2 से 3 मिनट तक चलता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बाह्य श्वसन क्या है, 2024 से पूछा है। तो देखिए बाह्य श्वसन एक भौतिक प्रक्रिया है, जीवधारी की कोशिकाओं के द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन का अंदर ग्रहण करना और CO2 को बाहर छोड़ना बाह्य श्वसन कहलाता है। यानी जब हम लोग बाह्य श्वसन के अंतर्गत 2 ही चीज आता है, ये जीवधारी जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ये बाह्य श्वसन होता है। क्योंकि इसका संबंध शरीर के बाहर है। जो ऑक्सीजन दिए, ऑक्सीजन शरीर के बाहर से अंदर आ रहा है, और CO2 अंदर से बाहर जा रहा है। यानी शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेना और CO2 का शरीर के बाहर छोड़ना। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं। ये एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, इसमें जीवधारी जो है वह बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और वह ऑक्सीजन जो है शरीर की कोशिकाओं तक जाके CO2 जो बनाता है, वो CO2 को बाहर छोड़ते हैं। यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को बाहर छोड़ना बाह्य श्वसन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये 19 नंबर तक हमारा क्लियर हुआ। अब तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा है, 1 नंबर से लेकर जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ये सारे क्वेश्चन जो बच्चों 19 नंबर तक, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स से पूछे जाएंगे। और अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, जो कि हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन आपके ये पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे मछलियों के श्वसन अंग की रचना और श्वसन विधि का वर्णन करें। इसका वर्णन करने के पहले आप अगर फिगर में मछली को समझ लेते हैं बच्चों, मछली की बनावट को, तो थोड़ा समझ में बेहतर आएगा। देखिए जो मछली होती है ना बच्चों, मछली की अगर बात करें तो ये अगर मछली है तो इसकी गलफड़ा, यहाँ आंख होती है, आंख के ठीक नीचे वाले भाग में यहाँ पर गलफड़ा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ गलफड़ा होता है, और इस गलफड़े में रक्त वाहिनी होती है बच्चों। ठीक है, गलफड़े के अंदर रक्त वाहिनी होती है, और गलफड़ा एक नहीं होता, ये रचना जो होती है ना ढेर सारी होती है, जो गुच्छे में होती है, और जो एक पेटी में, एक पेटिका में रहती है बच्चों, जिसको हम लोग गिल्स कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल्स कोस्ट। ठीक है, ये जो मछलियां होती है, ये इनका मुंह होता है, और यहाँ जो गलफड़ा होती है, जो गलफड़े एक 2 समूह होते हैं, एक इस साइड होता है, एक दूसरी और ऑपोजिट साइड होता है, जो आंख के नीचे पार्श्व भाग में यानी निचले भाग में स्थित रहता है। ठीक है बच्चों, सिर के निचले भाग में स्थित रहता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आते हैं,
इसके एक एक समूह में ढेर सारे गिल्स आते हैं जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह करके एक लाइन से एक कोष्ठ के अंदर रहते हैं, जिनको हम लोग गील कोष्ठ कहते हैं। और इन जो ये जो गील कोष्ठ है, इसका संबंध आहार नाल यानी ग्रसनी से होता है। गील कोष्ठ का संबंध किससे होता है बच्चों? जो मुंह होता है, मुंह के अंदर जो आहार नाल है, आहार नाल और ग्रसनी से होता है, ठीक है ना। और दूसरी ओर ये गील कोष्ठ बाहर खुलता है, ठीक है। ये एक और अंदर आता है, ग्रसनी जो है, ये जो गील कोष्ठ का एक भाग जो है वो आहार नाल की ग्रसनी में खुलता है और दूसरा भाग बाहर खुलता है। जो गील कोष्ठ का एक भाग ग्रसनी में खुलता है, दूसरा भाग कहाँ खुलता है? मुंह के बाहर खुलता है। जब मछली तैर रही होती है तो तैरने के क्रम में मछली क्या करती है बच्चों? वो अपना मुंह खोल के तैरती है। तो मुंह खोल के तैरती है तो पानी जो है बच्चों वो मुंह के अंदर चल जाता है। अब पानी मुंह के अंदर चल जाता है तो पानी के साथ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, छोटी छोटी मछलियां, ये भी मुंह के अंदर चल जाती है, ठीक है। अब मुंह के अंदर चले जाने के बाद जो भोजन वाला भाग है वह ग्रास नली के द्वारा पेट के अंदर चल जाता है मछली का, और जो बचा हुआ भाग है वो इस गलफरे से, बचा हुआ पानी जो है गलफरे से बाहर निकलता है, ठीक है। इस कारण जो उसका मछली का गलफरा है वो हमेशा पानी के संपर्क में रहता है, और इस दौरान वह जो जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इसी जल के द्वारा वह बाहर छोड़ देता है। क्योंकि जो जो गील होती है, इस गील में ढेर सारी रक्त वाहिनियां होती है जो घुलित ऑक्सीजन को अंदर लेकर चल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के द्वारा वह बाहर छोड़ देती है। तो चलिए इन्हीं चीजों को हम लोगों को बना के लिखना है। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं और किस प्रकार लिखना, पहले उसको समझ लेते हैं बच्चों। देखिए जो बताए हम उन्हीं चीजों को लिखे हैं। ये क्वेश्चन भी आपको 2017 में पूछा है कि मछलियों का श्वसन अंग गलफरा यानी गील है। मछली में गिल्स के दो समूह पाए जाते हैं, पता है आप लोगों को। प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक नीचे रहते हैं। हर गील एक चौड़ी थैली में स्थित रहता है जिन्हें हम लोग कहते हैं गील कोष्ठ। गील एक चौड़ी थैली में रहता है जिनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? गील कोष्ठ कहते हैं। गील कोष्ठ एक और आहार नाल में, गील कोष्ठ एक और आहार नाल की ग्रसनी में खुलता है तो दूसरी ओर वह बाहर खुलता है। और गील कोष्ठ में कई गील पट्टिकाएं भी पाई जाती है, यानी जो छोटी छोटी हम लोग कांटा बोले उसको गील पट्टिकाएं कहते हैं। जो छोटी छोटी हम देखिएगा लंबा लंबा होगा उनको गील पट्टिकाएं कहते हैं। मछलियां तैरते समय क्या करती है? जल की धारा को अपने मुंह में लेती है, बताया जो आपको हम। धारा के साथ जो भोजन आता है वो ग्रसनी में चला जाता है तथा जल गील कोष्ठ से बाहर निकलता है। जल किससे बाहर निकलता है बच्चों? गील कोष्ठ से बाहर निकलता है। और जल में मौजूद भोजन मछलियां ग्रहण कर लेती है और गील लगातार जल के संपर्क में होता है। भोजन तो पेट के अंदर चल जाता है और गील मुंह से के अंदर से वो जल जो है पानी वो गील के द्वारा बाहर निकलता है। ये जो पानी है जो मछली का गील है, जो गील रहता है, इस गील के द्वारा लगातार पानी निकलता है। भोजन पानी अंदर जाता है मुंह के द्वारा और उस पानी में जो भी भोजन मौजूद होता है वो ग्रसनी के द्वारा पेट में चला जाता है और पानी जो है गील से बाहर निकलता है। और इसमें मौजूद जो रक्त वाहिनियां रहती है उसके द्वारा CO2 शरीर के बाहर चला जाता है और ऑक्सीजन शरीर के अंदर चला आता है। इस प्रकार मछलियों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में पूछा बच्चों। क्या क्वेश्चन? हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरा करने के लिए विसरण पर्याप्त नहीं है, क्यों? यानी हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग एक बहुकोशिकीय जीव है और हमारे अंदर ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन जाने का, शरीर के अंदर प्रवेश करने का एक विधि विसरण भी है बच्चों। तो हम लोगों में विसरण क्यों नहीं होता है? विसरण तो बहुत सारे जीवों में होता है, जैसे केचुआ में विसरण होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में विसरण क्यों नहीं होता? तो इसका कारण क्या है कि बहुकोशिकीय जीवों में केवल बाहरी त्वचा और पत्तियों के रंध्र ही वायु के संपर्क में रहते हैं। पौधे भी बच्चों बहुकोशिकीय जीव है, तो और हम लोग भी बहुकोशिकीय जीव है। तो हमारी बाहरी त्वचा, शरीर का जो बाहरी त्वचा है वह, और पौधे में बात किया जाए तो पत्तियों के रंध्र वायु के संपर्क में रहते हैं। और हमारी अंदर की कोशिकाएं जो है, जो भीतर की कोशिकाएं हैं, वह वायु के संपर्क में नहीं रहती है। सिर्फ त्वचा वायु के संपर्क में रहता है और भीतर की कोशिकाएं वायु के संपर्क में नहीं रहती है। पत्तियों के रंध्र वायु के संपर्क में रहता है, उसके अंदर की कोशिकाएं वायु के संपर्क में नहीं रहती है, ठीक है बच्चों। अतः ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति कराने के लिए, जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमारे पास विसरण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा अंग जो है बच्चों वो वायु के संपर्क में नहीं है।
ना हमारा शरीर के अंदर का ना फेफड़ा हुआ, ना लीवर हुआ, ना किडनी हुआ, कोई भी भाग वायु के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है। क्या है? तो केवल त्वचा है। ठीक है। और बहुकोशिकीय जीवों को जितना ऑक्सीजन चाहिए वो विसरण द्वारा मिलना संभव ही नहीं है, क्योंकि बहुकोशिकीय जीवों को पर्याप्त मात्रा में बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, जो विसरण द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि विसरण द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करने की गति बहुत धीमी भी होती है। एक तो उतना ऑक्सीजन प्रदान नहीं कर पाएगा, उसकी गति भी धीमी होती है, क्योंकि अगर विसरण द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति कराई जाए तो ऑक्सीजन के एक अणु को फेफड़े से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 वर्ष लग जाएंगे। विसरण क्रिया इतनी धीमी गति से होता है कि अगर ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाए और विसरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन हमारे फेफड़े से पैर के अंगूठे तक जाए तो वहां तक पहुंचने में उसको लगभग 3 वर्ष लग जाएंगे। और इतनी धीमी गति से जीवों के अंदर श्वसन कभी नहीं होता बच्चों। धीमी गति से होता है लेकिन इतना धीमी नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए हमारा जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में विसरण क्रिया का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, या विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो बहुकोशिकीय जीव होता है उनमें या तो जाइलम, पौधे में जाइलम फ्लोएम, और हम जैसे जीवों में ट्रेकिया, गिल्स या फिर फेफड़ा के द्वारा श्वसन क्रिया होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल होता है। सिंपल समझ गया। जैसे अगर मनुष्य में बात किया जाए तो उसकी बाहरी त्वचा ही केवल जीवों के वायु के संपर्क में रहती है, और पेड़ पौधों के रंध्र ही वायु के संपर्क में रहते हैं। ठीक है बच्चों। हमारा भीतरी अंग वायु के संपर्क में नहीं रहता है। इसी कारण ऑक्सीजन के द्वारा भीतरी अंगों को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी, और विसरण के द्वारा जो है ना ऑक्सीजन की पूर्ति बहुत स्लो होती है। इसका एक प्रमाण बोला गया है कि अगर एक अणु ऑक्सीजन हमारा फेफड़ा से पैर के अंगूठे तक पहुंचे तो उसको 3 साल लग जाएगा विसरण क्रिया द्वारा पहुंचने में, और इतना स्लो पहुंचेगा तो हमारा जीवन कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी बहुकोशिकीय जीव बच्चों उनमें विसरण के द्वारा कभी भी श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति कराना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों। अब अगर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन दिया गया है, मानव श्वसन अंग का वर्णन करना है। ठीक है बच्चों। मानव श्वसन अंग का सचित्र वर्णन करो। देखिए चित्र है यहाँ पर मानव श्वसन अंग का चित्र, यह ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग मानव श्वसन अंग के बारे में कहा जाए तो ये जैसा फिगर यहाँ बनाया है सेम आप यहाँ भी बना दीजिएगा। इस तरह का फिगर यहाँ भी बना दीजिएगा। ठीक है। ये हमारा ग्रसनी है बच्चों, ये श्वास नली है, ये परिफुफ्फुस है। ठीक है। फेफड़ा, ये श्वास नालिका, ये छोटे अंदर में दिया गया श्वास नालिका है। ये कुपिका कोश है। देखिए ये जो पतली पतली नली दी है श्वास नालिका, ये जो छोटे छोटे दिए गए हैं ये कुपिका कोश है, जिसके अंदर वायु भरी रहती है बच्चों। और ये हमारा श्वसनी है। ये जो है दोनों मिला क्या है? श्वसनी है। ठीक है। और दहन क्रिया, सॉरी श्वसन क्रिया के लिए इन सभी अंगों का विशेष रोल है बच्चों। ग्रसनी नाक के द्वारा जो ऑक्सीजन है वह इन्हीं के द्वारा अंदर पहुंचती है, उसके बाद फेफड़े में पहुंचती है, फेफड़े के अंदर जो श्वासनिका होती है उसके द्वारा कुपिकाओं तक पहुंचती है, और कुपिकाओं तक पहुंचने के बाद जो हीमोग्लोबिन है उनसे वो रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। तो आज चलिए उन्हीं सब चीजों पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे और कार्यों का वर्णन करें। 1923 में पूछा गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, मानव श्वसन अंग के निम्न भाग है। पहला है नासिका। नासिका क्या होती है? मुख्य गुहा के ठीक ऊपर होती है और 2 गोलाकार छिद्र है। 2 गोलाकार क्या बच्चों? छिद्र है। ठीक है। जिससे 2 गोलाकार छिद्र जो है ना, दोनों जो हमारा फेफड़ा है, इस फेफड़ा का जो अलग वैश्म बना हुआ है, अलग अलग वैश्मों में ये खुलती है। वैश्म मतलब चेंबर में खुलता है, जिससे नासिका छिद्र में खुलती है। प्रघ्राण या प्रकोष्ठ का, देखिए यह ध्यान देने वाली बात है कि मुख्य गुहा के ठीक ऊपर जो हमारा 2 छिद्र होता है, उन छिद्रों को हम लोग कहते हैं नासिका या नासिका छिद्र कहते हैं। और ये दोनों नासिका छिद्र जो है अलग अलग चेंबर में, अलग अलग वैश्म में खुलते हैं। वैश्म का छोटा भाग जिसमें यह नासिका छिद्र खुलता है उसको प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहते हैं। वैश्म का छोटा ऊपरी भाग होगा बच्चों, छोटा ऊपरी भाग जो है वह नासिका छिद्र में खुलता है, और जो चेंबर का छोटा ऊपरी भाग जिस नासिका छिद्र में खुलता है
उसको हम लोग प्रघ्राण या प्रोकोष्ठ कहते हैं, प्रघ्राण या प्रोकोष्ठ कहता है। और इस प्रघ्राण या प्रोकोष्ठ के पीछे बच्चों घ्राण छिद्र होता है, जिसके द्वारा हम लोग श्वसन गैसों को मतलब जिसके द्वारा हम लोग जो किसी भी चीज का स्मेल यानी सुगंध या बदबू को महसूस करते हैं। और याद रखिएगा जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य का घ्राण क्षेत्र छोटा होता है, और जो कुत्ता वगैरह होता है बच्चों उसका घ्राण क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए कुत्ता वगैरह में सूंघने की शक्ति मनुष्य से काफी ज्यादा होता है। तो नासिका समझ में आ गया। स्वर यंत्र जिसको लैरिंगस कहते हैं, यह एक लंबा चौड़ा उपास्थि से बना हुआ नालिका है। स्वर यंत्र लंबा चौड़ा उपास्थि से बना हुआ नालिका है, जो ग्रसनी के आगे भाग में रहता है। ठीक है, कंठ के आगे का भाग श्वास नली कहलाता है। जो कंठ है उसके आगे का भाग क्या कहलाता है बच्चों? श्वास नली कहलाता है। स्वर यंत्र एक लंबा चौड़ा उपास्थि से बना होता है, अस्थि से नहीं होता, उपास्थि से बना होता है, जो ग्रसनी के आगे भाग में रहता है, और कंठ के आगे का भाग श्वास नली कहलाता है बच्चों। अगला है ग्रसनी। नासिका के आगे की ओर घुमावदार रास्ता को ग्रसनी कहते हैं। नासिका के अगले भाग में घुमावदार रास्ता होता है बच्चों, जिसको ग्रसनी कहते हैं। यह श्वास नली में खुलता है। ग्रसनी कहाँ खुलता है? श्वास नली में खुलता है। और याद रखिए जो ग्रसनी है ना बच्चों, उसके पास एक झिल्ली होता है, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ग्रसनी के पास एक एपिग्लोटिस नामक झिल्ली होता है, जो जब हम भोजन करते हैं तो कंठ द्वार को ढक देता है। एपिग्लोटिस ग्रसनी के पास होता है, जब हम भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिस कंठ द्वार को क्या करता है? ढक देता है, जिससे हमारा भोजन जो है ना वह श्वास नली में प्रवेश नहीं करता। भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करता बच्चों। जो हमारा भोजन है वह श्वास नली में प्रवेश नहीं करता, जिसके कारण भोजन सरकता नहीं है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी ग्रसनी के पास जो एपिग्लोटिस होता है, वह एपिग्लोटिस जो है बच्चों वह भोजन करते समय कंठ द्वार को ढक देता है, जिसके कारण हमारा भोजन जो है वह श्वास नली में नहीं पहुंचता, नहीं तो भोजन सरक सकता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि भोजन करने से में बोलना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। अब अगला और जो अंग है, अगला अंग जो श्वसन में भाग लेता है वह है फेफड़ा। फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा में रहता है। फेफड़ा जो है मनुष्य के वक्ष गुहा में रहता है, जो गुलाबी रंग का स्पंजी थैलीनुमा रचना है। ये जो हम लोग मानव का फेफड़ा में जो ये चित्र बनाते हैं, तो इसी को फेफड़ा कहते हैं बच्चों। ये हमारे वक्ष गुहा में रहता है, और वक्ष गुहा के अंदर रहता है ये गुलाबी रंग का स्पंजी यानी स्पंज की तरह मुलायम रचना है, जो हृदय के दोनों ओर प्लूरल गुहा में रहता है। हृदय के दोनों ओर जो गुहा रहती है इसको प्लूरल गुहा कहते हैं, उस पर फेफड़ा रहता है। और इसी जो प्लूरल गुहा है जिसमें फेफड़ा आता है उसको हम लोग पैराइटल प्लूरा भी कहते हैं। फेफड़ा और पैराइटल प्लूरा के बीच जो द्रव भरा रहता है उसको जो है, जैसे कि हमारा फेफड़ा हो गया, ये नासिका छिद्र हो गया, ये हमारा नासिका हो गया, ये नासिका छिद्र हो गया, ये ग्रसनी हो गया। यहीं पर मेरा यहाँ पर एपिग्लोटिस रहता है, ठीक है बच्चों। इसके चारों ओर इस तरह का एक आवरण रहता है बच्चों, जिसको हम लोग पैराइटल प्लूरा कहते हैं। इसके बीच में द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग प्लूरल द्रव कहते हैं, कि जो हृदय के फैलने और सिकुड़ने के समय जो घर्षण होता है उस घर्षण से हृदय को बचाता है, नहीं तो हृदय को नुकसान पहुंचने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो हृदय धड़कन जो जिसे प्लूरल द्रव कहते हैं, जो हृदय की धड़कन को सॉरी मुश्किल कहा जाता है, जो टाइपिस्ट है उन्होंने गलती कर दिया, जो हृदय की धड़कन के समय होने वाले घर्षण को कम करता है। नोट कर लीजिएगा बच्चों उसको। यानी जो प्लूरल द्रव होता है तो वह जो हमारा हृदय फैलता सिकुड़ता है, इस फैलने और सिकुड़ने के क्रम में जो घर्षण होती है उस घर्षण को क्या करता है? कम करता है बच्चों। ये जस्ट लाइक एक ऑयल का काम करता है। ऑयल जो हम लोग शटर वगैरह में ग्रीस लगा देते हैं, तो वो जो शटर उठाते हैं और बैठाते हैं तो घर्षण को कम करने का काम होता है, शटर खराब नहीं होता, वही काम ये हमारा प्लूरल द्रव करता है, ठीक है बच्चों। ये आपको बनावट तो समझ में आ ही गया। फिर से एक बार बता देते हैं, ये हमारा ग्रसनी हो गया, इसके ऊपर हमारा नासिका छिद्र रहता है, ठीक है।
ये श्वास नली हो गया, इसके अंदर आ जाते हैं। ये जो है ना, ये इसी को हम लोग कहते हैं, जो गुहा है उसको प्लूरल गुहा, इसके बीच में जो लिक्विड भरा आता है उसको कहते हैं हम लोग प्लूरल दर्व। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे है अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, मानव में श्वसन प्रक्रिया को समझाते हैं। देखिए, मानव में श्वसन में दो काम होता है, एक बार ऑक्सीजन अंदर जाता है और दूसरा बार CO2 बाहर निकलता है। तो जब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं प्रश्वास। मानव श्वसन में दो क्रियाएं होती है, एक क्रिया में ऑक्सीजन को हम लोग अंदर लेते हैं और दूसरी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसको प्रश्वास कहते हैं। सांस द्वारा ऑक्सीजन को फेफड़े के अंदर पहुंचाना प्रश्वास कहलाता है। इसमें रक्त के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है और यहाँ 3 तरह की क्रियाएं होती है। प्रश्वास में कितनी तरह की क्रिया होती है बच्चों? 3 तरह की क्रिया होती है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, फेफड़े तक पहुंचाते हैं और फेफड़े के द्वारा ऑक्सीजन जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यहाँ पहली क्रिया क्या होती है, सीने की 12 जोड़ी पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है और बाहर की ओर खिसक जाती है। जैसे हम सांस लेंगे ना, सांस लेने के बाद हमारे सीने में 24 पसलियां, 12 जोड़ी पसलियां हैं। सांस लेते हैं तो पसलियां नीचे खिसक जाती है बच्चों, और पेट जो है वो हमारा अंदर धस जाता है और बक्षगुहा जो है, सीना जो है वह बाहर निकल जाता है, यानी बक्षगुहा फैल जाता है। बक्षगुहा का आयतन फैल जाता है, जिसके कारण अंदर जो हमारा जो बक्षगुहा है वह भी इतना से इतना फैल गया, तो अंदर जो फेफड़ा है उस फेफड़ा को भी फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाता है। बक्षगुहा के नीचे एक गुंबद के आकार का डायफ्राम होता है, डायग्राम दिखा दिया है, डायफ्राम होगा। जैसे ये ध्यान दीजिए, इस भाग में हमारा जो फेफड़ा हुआ ना बच्चों, इस भाग में जो फेफड़ा हुआ, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे करके गया, 2 भाग में आ गया। एक फेफड़ा यहाँ पर होता है, एक फेफड़ा यहाँ था, और ये जो वाला भाग होता है ना, ये नीचे का उधर है, पेट है। इसी को हम लोग कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। ये 2 भाग में, ऊपर का बक्षगुहा और नीचे हो गया उदर गुहा। तो जैसे ही बक्षगुहा नीचे खिसकता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, नीचे खिसकने के साथ आकार बड़ा होने से के कारण उदर गुहा और बक्षगुहा, देखिए बक्षगुहा को उदर गुहा से अलग करने का काम कौन करता है? डायफ्राम करता है। डायफ्राम के द्वारा बक्षगुहा उदर गुहा से अलग हो जाती है। देखिए ये अलग काम करता है, इधर उदर गुहा को अलग कर दिया, बक्षगुहा को अलग कर दिया, जिसके कारण बक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है और जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन उसके अंदर इजिली प्रवेश कर जाता है। उदर की पेशियों के संकुचन से बक्षगुहा में फैलाव होता है। जब उदर की पेशियां संकुचित होती है, बक्षगुहा फैलता है, जिससे बक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े में हवा बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब कि जब हम सांस लेंगे तो हमारा उदर गुहा अंदर दबेगा, डायफ्राम बाहर निकलेगा और बक्षगुहा डायफ्राम ऊपर खिंचेगा। उदर गुहा जब सांस लेते हैं तो पेट अंदर धंसता है और जो डायफ्राम वाला भाग है, ये वाला भाग ऊपर खिसकता है और बक्षगुहा फैल जाता है, और बक्षगुहा फैलने से उसके अंदर ऑक्सीजन भरने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाता है। ठीक है, ये 3 क्रिया होगा। और अगला होता है प्रश्वास। ये फाइनल क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्वास में क्या होता है? प्रश्वास हो गया। उच्छ्वास में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, उच्छ्वास में क्या होता है, जब डायफ्राम की पेशियां ढीली हो जाती है, जब हम लोग सांस छोड़ देते हैं, उच्छ्वास मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी जो सांस की पेशियां है वो ढीली हो जाती है। ढीली होने के कारण जो है, जो हमारा डायफ्राम है, वो नीचे खिसक जाता है। डायफ्राम के नीचे खिसकने से जो उदर गुहा है वो क्या होता है, फैल जाता है और बक्षगुहा पिचक जाता है। उदर गुहा फैल जाता है, उदर गुहा क्या होता है, फैल जाता है और बक्षगुहा पिचकता है, जिसके कारण फेफड़े पर दबाव पड़ता है और CO2 गैस सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है। वही बोला गया, डायफ्राम की पेशियां ढीली हो जाती है और वो पीछे खिसकता है और डायफ्राम फिर से गुंबद के आकार का हो जाता है, पहली अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण हमारा जो है बक्षगुहा का आयतन घट जाता है और बक्षगुहा का आयतन घटने से फेफड़े पर दबाव पड़ता है और फेफड़े के अंदर जो CO2 गैस है वह बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों। हाँ, एक चीज और है इसमें, एक और क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ फिर भी मोटे मोटे तौर पे। ये क्वेश्चन पूछता है कई बार कि श्वसन गैस का आदान प्रदान मानव में कैसे होता है?
ठीक है बच्चों। श्वसन गैस होता था CO2 और O2 का आदान प्रदान मानव में कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले मनुष्य क्या करता है बच्चों, मनुष्य जो है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग, मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है बच्चों, ऑक्सीजन ग्रहण किया मनुष्य ने, और यह ऑक्सीजन फेफड़ा में पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचकर वहां हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है बच्चों। जो रुधिर परिसंचरण द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है बच्चों। जो श्वसन गैस के द्वारा हम लोगों ने जो ऑक्सीजन ग्रहण किया बच्चों, वह ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़े में पहुंचता है और वहां से हीमोग्लोबिन, जो फेफड़ा में हीमोग्लोबिन है, रक्त के जो हीमोग्लोबिन मौजूद है, उससे रिएक्शन करके वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर वो रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है। और वहां पहुंचकर, यानी शरीर की कोशिकाओं में वहां पहुंचकर वह हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है बच्चों। और यह ऑक्सीजन कहा जाता है उसके बाद, यह ऑक्सीजन शरीर के, यह ऑक्सीजन कोशिकाओं के अंदर जाता है जाकर वहां मौजूद कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन कर CO2 बनाता है। ठीक है बच्चों। वहां मौजूद कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन कर क्या बनाता है, CO2 बनाता है, जो बाहर आकर हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। इस बार पहले बार ऑक्सी बनाया, इस बार कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस क्रिया में ऊर्जा भी मुक्त होती है। अच्छा, इसका कुछ और नहीं है इस पर लिखने में। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो फेफड़ा में आता है, और CO2 तथा हीमोग्लोबिन में टूट जाता है और CO2 सांस द्वारा बाहर निकल जाता है। ये क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। सांस लिए, ऑक्सीजन अंदर गया, रिएक्शन किया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, जो रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा और वहां पर वो हीमोग्लोबिन टूट के अलग हो गया, ऑक्सीजन टूट के अलग हो गया। ऑक्सीजन सब कोशिकाओं के अंदर जाता है और वहां मौजूद कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन करता है और इस बार CO2 बनाता है। इसमें ऊर्जा भी मुक्त होती है, ध्यान दीजिएगा। CO2 बाहर आकर के हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है और इस बार बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो फेफड़ा में आता है रुधिर परिसंचरण के द्वारा। CO2 टूट के अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, CO2 सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार श्वसन गैस CO2 और O2 का परिवहन हमारे शरीर के अंदर हुआ बच्चों। ठीक है। तो इस प्रकार लेसन 2 आज हमारा क्लियर होता है। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये 100% है। इस चीज को माइंड में रखिएगा बच्चों। इसके साथ अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन उसके पहले एक निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। इससे आपको कुछ नहीं होता है बच्चों, लेकिन हम लोग थोड़े मोटिवेट होते हैं, हम लोगों को थोड़ा
जो लगता है कि आपके लिए जो वीडियो बनाए हैं मेहनत करके, वो हमारा काम सफल हुआ। ठीक है बच्चों, जय हिंद।